चलो स्टार्ट करें। सोनू आज ना कैमरा बंद रखना, क्योंकि ना आज मैं भी कैमरा बंद रखूंगी, क्योंकि मेरे को ये वाला डेमो ना अपने यूट्यूब पे डालना है, तो ना हम कैमरा ऑफ रखेंगे आज। ओके ठीक है। दीपक जी, आज हमारी ना ये 5th क्लास है बीएसए के ऊपर, जिसमें हम फैक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज आप कोशिश करना आपको समझ आ जाए। वैसे हम नया टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे आज, एडमिसिबिलिटी का, बट थोड़ा बहुत हम पहले हल्का सा डिस्कस करेंगे हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी पूछना हो आप बीच में पूछ लेना, म्यूट करके कभी भी। स्क्रीन दिख रही है? ठीक है ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं बीएसए। बीएसए हमने स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि हमें पता है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है हमारी जुडिशरी में, क्योंकि ये सिविल लॉ में भी आता है और क्रिमिनल लॉ में भी। अब बीएसए से हमने बोला कि सिविल लॉ पे भी अप्लाई होगा और हमारा क्रिमिनल लॉ पर भी अप्लाई होगा, इसलिए ये वाला सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टिपिकल है। बट हम सेक्शंस वाइज कभी भी डायरेक्ट नहीं पढ़ते जब हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर हम सेक्शन वाइज जाएंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और हमें पता है हमारा पूरा बीएसए एक वर्ड फैक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। अगर हमें फैक्ट समझ नहीं आएगा, अब अगर हम देखें सेक्शन 2 का एफ बीएसए में, वो हमें फैक्ट के बारे में बताता है, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स है और कुछ भी नहीं है। और हम अभी तक अपनी आज 5th क्लास हो गई, हम अभी तक फैक्ट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैंने बोला बीएसए अप्लाई होता है सिविल और क्रिमिनल लॉ में। हम फैक्ट्स को प्रूव कैसे करते हैं? सोनू जी बताओगे मैंने कैसे बताया था? किस तरह के एविडेंसेस हैं जिनसे हम अपने फैक्ट्स को प्रूव करते हैं? रेलिवेंट फैक्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट को हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी कहते हैं। बट ये वाले सर्कमस्टांशियल एविडेंस हम कब प्रूव करेंगे? जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होंगे, सिर्फ तब। तो मैंने बोला हम फैक्ट्स को कैसे प्रूव करेंगे? डायरेक्ट एविडेंसेस से एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से। ठीक है, गुड। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 2F में डेफिनेशन, जिसको हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि हमें पता है सब सेक्शन 1 था जो उसका, और सब सेक्शन 2, उसमें जब हमने ये लाइन पढ़ी वहां पे कहीं नहीं लिखा कि उसको क्लासिफाई किया गया है फिजिकल या मेंटल फैक्ट में। बट हमने जब सेक्शन पढ़ा हमें पता लगा वहां बात कर रहे हैं फैक्ट के बारे में, जिसमें फैक्ट का मतलब क्या बताया? कोई भी चीज, रिलेशन ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और सेंसेस की बात की गई है, जो हमने इन चारों को भी एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझा था। जैसे कि एनीथिंग मतलब कुछ भी फैक्ट में आ जाता है, कुछ भी। अगर एक चाकू भी पड़ा है वो फैक्ट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है वो फैक्ट है। रिलेशन ऑफ थिंग्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो फैक्ट क्या होगा जो मेरा रिलेशन बता रहा है या किसी भी पर्सन का रिलेशन बता रहा है। जैसे कि मैं होटल गई, होटल में जाके मैंने अपना नाम लिखा, फिर मैंने लिखा डॉटर ऑफ, तो ये क्या बता रहा है? डॉटर ऑफ, यहाँ मदर का नाम, तो ये मेरा रिलेशन मेरी मदर के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, तो ये भी फैक्ट माना जाता है। सिमिलरली स्टेट ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स में हमने एग्जांपल पढ़ा था। सोनू जी बताओ कि एग्जांपल पढ़ा था? जो हम कोई चीज को क्या है कई टाइम से यूज कर रहे हैं, जैसे कोविड में हमने मास्क को यूज किया था। वेरी गुड। हमने बोला स्टेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी चीज जो हम लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। जैसे कि हमने कोविड में 1-1.5 साल मास्क पहना, वो क्या हो गया? फैक्ट हो गया। और कौन सी कैटेगरी में आया? स्टेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में। फिर इसमें एक वर्ड हमने पढ़ा था परसीव्ड बाय सेंसेस, ये प्रॉपर बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज है। उसमें लिखा है परसीव्ड बाय सेंसेस। परसीव्ड बाय सेंसेस का मतलब क्या होता है? जो भी चीज मुझे दिख रही है, सुन रही है, स्मेल आ रही है, मैं बोल रही हूँ, ये सब मेरे सेंसेस के द्वारा माना जाता है कि मैंने उसको परसीव किया। जैसे कि एक कमरा था, मैं उस कमरे में गई जहां सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं था। अब जब मैं उस कमरे में गई, मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारी स्मोक है, तो वो चीज मैंने देखी। देखी मतलब क्या हो गया? वो फिजिकल फैक्ट है, क्योंकि वहां पे मेरे क्या यूज हुए? सेंसेस यूज हुए हैं। सिमिलरली मैंने देखा भी और उस स्मोक को मैंने
स्मेल भी किया, तो ये हो जाता है हमारा फिजिकल फैक्ट। सेकेंड कैटेगरी फैक्ट में हमें क्या दे रखी है, मेंटल फैक्ट या साइकोलॉजिकल फैक्ट। उसमें हमें नहीं पता, वहां पे ऐसे नहीं लिखा हुआ मेंटल फैक्ट, बट जब हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कोई भी मेंटल कंडीशन जो एक पर्सन कॉन्शियस है उस चीज के बारे में। अब मेंटल कंडीशन क्या होती है इसको भी हमने देखा। मेंटल कंडीशन मतलब किसी के भी दिमाग में, चाहे वो उसका इंटेंशन हो, चाहे वो ओपिनियन हो, वो हमारी हो जाती है मेंटल कंडीशन। एक वर्ड और इसमें क्या है, जो कॉन्शियस है, जिसके बारे में, कॉन्शियस मतलब मुझे उस चीज के बारे में पता है, आई एम अवेयर अबाउट दैट। जैसे कि मैंने बोला कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, अब आपको कैसे पता लगेगा, मेरा कॉन्शियस है, मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाऊंगी, बट मैम 5 आपको, मिनट में ज्वाइन कर। ओके ओके ठीक है, बट आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कॉन्शियस हूँ, उस चीज के बारे में अवेयर हूँ? ये कैसे पता लगेगा, मेरे कंडक्ट से, मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से पता लगेगा कि मैं कॉन्शियस, जो मैंने लाइन बोली थी वो सही है या नहीं। अब मैंने बोला कि आप लोग कॉन्शियस उस चीज के बारे में हो या नहीं, अब आप अवेयर हो या नहीं, आपके कंडक्ट से पता लगेगा। कैसे, जब आप लोगों के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो चीज क्या दिखाएगा, मेंटल कंडीशन जिसके बारे में आप लोग कॉन्शियस हो। ठीक है, इसमें फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट में मैंने एक एग्जांपल ये भी दिया था। देखो जैसे मैं बैठी हूँ और मैं अपना सर दबा रही हूँ, मैं सर दबा रही हूँ, ये मेंटल फैक्ट है। रीजन भी, वो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो भी चीज चल रहा है। पर जैसे आपने मुझको देखा कि मैं सर दबा रही हूँ, वो आपके लिए हो जाएगा फिजिकल फैक्ट। बट जब तक वो मेरे दिमाग में ही चल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो मेरे लिए मेंटल फैक्ट है। बट आपने वो चीज देखी, देखी मतलब सेंसेस के द्वारा परसीव करी, क्योंकि हमारी बेयर एक्ट में सेक्शन 2 के एफ में वहां पे लास्ट में लाइन लिखी हुई है, फिजिकल फैक्ट मतलब जो सबसेक्शन 1 है, वहां पे लिखा है एक फैक्ट वो भी होगा जो हमारे सेंसेस के द्वारा परसीव किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारा पूरा बीएसए जो है वो रिवॉल्व करता है फैक्ट के अराउंड में। ठीक है, अब फैक्ट के बाद हमारी दो टर्म्स आती है, एक आता है फैक्ट एंड इशू और एक आता है रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट एंड इशू जो हमारा मेन फैक्ट होता है, और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, जो हमारा सेकेंडरी फैक्ट होता है। अभी हम, सोनू जी कैमरा बंद कर लो आज, हाँ ठीक है। अब फैक्ट एंड इशू क्या होता है, देखो फैक्ट एंड इशू हम डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं जा रहे, अभी सिंपल बताते हैं फैक्ट एंड इशू क्या होता है। एक चीज मैंने बोला हाँ, सामने वाली पार्टी बोल रही है नहीं, जो हमारा बीच का ये डिस्प्यूट है, ये बन जाता है फैक्ट एंड इशू। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं, ए ने बी को मारा, एक्स बोल रहा है जज साहब ए ने ही बी को मारा है। ए क्या बोल रहा है, नहीं जज साहब, इसने, मैंने तो नहीं मारा इसको। तो इसका मतलब एक्स एजर्ट कर रहा है, एक्स एजर्ट कर रहा है मतलब बोल रहा है ए ने ही मारा है, बट ए उस चीज को डिनाई कर रहा है, मैंने तो नहीं मारा। तो इसका मतलब हमारा फैक्ट इन क्वेश्चन, फैक्ट इन क्वेश्चन को अगर हम इजी भाषा में बोले कि हमारा डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग है, हमारे बीच में क्या क्वेश्चन है वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, क्या वेदर ए ने ही बी को मारा है, वेदर ए किल्ड बी। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे फैक्ट इन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मुझे जितने भी और फैक्ट्स की जरूरत होगी वो सारे होंगे रेलेवेंट फैक्ट। क्या होंगे, रेलेवेंट फैक्ट। अब कुछ भी हो सकता है, मैं दिखा सकती हूँ कि जी इनकी लास्ट नाइट ही क्वारल हुई थी, क्वारल मतलब इनके बीच में लास्ट नाइट ही लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से ए ने अगले दिन उठ के बी से बदला लिया और मार दिया। तो ये क्वारल क्या है, ये रेलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक हमने संतोष वाला केस डिस्कस किया था, प्रिया दर्शनी मट्टू केस, ये काफी लंबा है, हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, हम रिवीजन के टाइम पे दोबारा। अब क्रिमिनल का एग्जांपल मैंने शूटिंग वाला दिया, शूटिंग वाला कि ए ने बी को मारा, तो यहाँ पे फैक्ट इशू मैंने बता दिया क्या होता है, और रेलेवेंट फैक्ट भी मैंने बता दिया, जो हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। सिविल का एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर।
सोनू जी याद आ रहा है क्या डिस्कस किया था हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? यस मैम। बताओ। जैसे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए ने ये कहा था कि मैं आपको पेड काट के सप्लाई करूंगा और ठीक आप है, आगे उसको सेल करना। ठीक तो है। मंथ के लिए तो ये सही चला उनका कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हम्म, आफ्टर 2 मंथ क्या है, गवर्नमेंट का नया रूल आया और उसमें ये बोला था कि जो भी पेड काटेगा उस पर हैवी पेनल्टी लगेगी। करेक्ट। तो हैवी पेनल्टी इस वजह से उसने क्या है, ए ने क्या है, इस चीज को पेड काटना बंद कर दिया, उसको सप्लाई नहीं की। तो ये हम्म, कॉन्ट्रैक्ट उसका ब्रीच नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है। अब मैं बताती हूँ, वेरी गुड। अब मैंने बोला ए और बी, ये हम पढ़ रहे हैं सिविल का एग्जाम्पल, क्योंकि बीएसए दोनों पे अप्लाई होता है। अब सिविल के एग्जाम्पल में हम देखते हैं फैक्ट एंड इशू क्या होता है और रेलेवेंट फैक्ट कैसे होता है। अब ए और बी के बीच में था कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारा सिविल सूट हो गया फिर, ठीक है। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए जो है इसको पेड़ काट कर देगा, 1 साल तक के लिए सप्लाई करेगा, किसको देगा? बी को। इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत बढ़िया चल रहा था, 1 महीने तक बढ़िया चला। पर सरकार का आ गया रूल, सरकार ने बोला आज से जो भी पेड़ काटेगा उस पे हैवी फाइन हम इम्पोज कर देंगे। ए ने क्या किया, अब उसको फाइन थोड़ी ना लगवाना अपना, उसने पेड़ काटने कर दिए बंद। अब क्या हुआ, ए ने जैसे ये चीज बंद कर दी, बी ने वहीं पर जाकर केस कर दिया। क्या केस कर दिया कि जज साहब ए ने तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। क्या ब्रीच कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, क्योंकि ए ने पेड़ काटने बंद कर दिए, आप मेरे को मेरा सारा पैसा दिलवाओ। तो इस एग्जाम्पल से मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि हमारा फैक्ट एंड इशू यहाँ पर क्या होगा सिविल केस में। इसका मतलब फैक्ट एंड इशू जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके पीछे पार्टीज का डिस्प्यूट हो रहा है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्या सच में ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का? वेदर देयर वाज एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ब्रीच हुआ, क्या सच में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? फिर वो बंदा डैमेजेस भी मांग रहा है, पार्टी डैमेजेस भी क्लेम कर रही है। क्या पार्टी एंटाइटल है डैमेजेस के लिए? वेदर पार्टी इज एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस? नो। करेक्ट, पार्टी के डैमेजेस के लिए एंटाइटल है। तो ये हमारे हो जाते हैं फैक्ट एंड इशू। और रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा? जो भी हमें इन फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए और फैक्ट्स लगेंगे, चाहे हमें वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ जाए। डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट? जिसमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ऐसे 1 साल तक चलेगा, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ क्या माना जाएगा? रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो इस वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में ही जाना, ठीक है। अब दो चीज हमने कल पढ़ी, फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट अभी हमने देख लिया, रेलेवेंट फैक्ट हमने देख लिया। एक है इररेलेवेंट फैक्ट। अब मैंने बताई थी एक चीज, जो आज हमारी क्लास में भी यही टॉपिक चलेगा, कि जो जजमेंट होती है, ये इसका प्रोविजन बताओ हमने कहाँ पढ़ा था? 168 के प्रोविजो में। प्रोवाइजो 1 में, वेरी गुड। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारी जजमेंट होती है वो रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर होगी, जो कि ड्यूली प्रूव्ड हो चुकी है, और इररेलेवेंट फैक्ट पे जजमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखो, हम डायरेक्ट बिल्कुल 1 to 1 नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट वाइज चलेंगे। अभी हम सेक्शन 2 पे थे, बट अब हम सीधा पहुंच जाएंगे 168 पे। पर हाँ ये जरूर है, सेक्शन 1 से लेके लास्ट सेक्शन 170 तक एक एक कवर करेंगे, बट लाइन वाइज हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया, हमारा है फैक्ट, इसके कई सारे रेलेवेंट फैक्ट होंगे। रेलेवेंट फैक्ट 1, रेलेवेंट फैक्ट 2, रेलेवेंट फैक्ट 3, 4, 5, 6, ये भी रेलेवेंट है, बट ये रेलेवेंट नहीं है, ये भी रेलेवेंट नहीं है। अब देखो मैंने बोला 168 का प्रोवाइजो जब हम पढ़ेंगे, प्रोवाइजो 1 जब हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद में पता लगता है कि कोर्ट जब कोई भी जजमेंट देती है, वो जजमेंट किसके ऊपर बेस्ड होती है? सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट पे, प्लस दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, ड्यूली प्रूव्ड। तो हमारी जजमेंट किस पे बेस्ड होगी? जो रेलेवेंट फैक्ट है और जो हम ड्यूली प्रूव कर चुके हैं। जैसे मैंने बोला इस वाले फैक्ट में कई सारे रेलेवेंट फैक्ट थे, जैसे कि फैक्ट 1, फैक्ट 2, 3, 4, बट ये दोनों रेलेवेंट फैक्ट नहीं थे। तो क्वेश्चन आया, क्या हमारी जजमेंट
क्या हमारी जजमेंट सिर्फ और सिर्फ फैक्ट 5 एंड फैक्ट 6 के बेस पे हो सकती है क्या? आंसर बताओ। सोनू जी आंसर बताओ। 5 और 6 अगर रेलिवेंट है नहीं तो नहीं, हो मैंने गया। रेलेवेंट नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ फैक्ट 5 और फैक्ट 6 है, रेलेवेंट नहीं बोला मैंने। नहीं है फिर नो, जजमेंट करेक्ट, नहीं हो सकती। क्योंकि 168 का प्रोवाइजो 1 बोल रहा है कि वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, और ये हमारा नॉर्मल फैक्ट है, रेलेवेंट फैक्ट है ही नहीं, मतलब कि इररेलेवेंट फैक्ट है, हमारा रेलेवेंट है ही नहीं। पर अब मैंने बोला पार्टी ने फैक्ट 1 प्रूव कर दिया। फैक्ट क्या है? जैसे कि चाकू मिला नाइफ, ये हमारा एक फैक्ट हो गया। फैक्ट क्या है? उसका कंडक्ट, कंडक्ट जैसे कि उसको ए ने बी को मारने से पहले अपना यहाँ पे जहर का इंतजाम कर रखा था, पॉइजन खरीदा। ये हो गया हमारा फैक्ट 2। फैक्ट 3 क्या हो गया? कोई भी रैंडम एग्जांपल दे रही हूं मैं। फैक्ट 3 क्या हो गया? ए ने जब बी को मारा, लास्ट में मिस्टर सी ने इन दोनों को साथ में ही घूमते हुए देखा, तो हमने बोला लास्ट सीन टुगेदर, इन दोनों को हमने लास्ट में साथ में घूमते हुए देखा। ये भी उसने प्रूव कर दिया पार्टी ने, ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। बट रेलेवेंट फैक्ट 4 जो है, कुछ भी जो फैक्ट हो सकता है, वो पार्टी प्रूव नहीं कर पाई। अगर पार्टी प्रूव नहीं कर पाई तो जजमेंट इस वाले फैक्ट पर हम नहीं दे सकते। रीजन बीइंग अगेन 168 का प्रोवाइजो 1 कि जो बोलता है रेलेवेंट फैक्ट तो ठीक है, प्लस तुम्हें उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में उसने नाइफ प्रूव कर दिया, जहर भी प्रूव कर दिया सीसीटीवी से, लास्ट सीन टुगेदर प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया? क्योंकि सी ने देखा ए और बी को लास्ट में साथ में। तो ये तीनों फैक्ट्स हमारे प्रूव हो गए, बट फैक्ट 4 प्रूव नहीं हुआ, तो जजमेंट हम इसके बेस पे तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, और हमने कल क्या पढ़ा वो देखते हैं। इसमें हमने बोला था, कल हमने 3 टर्म्स नहीं देखी। हमने बोला रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, आज हमारा टॉपिक एडमिसिबिलिटी पे होगा। एक है रिलायबिलिटी जो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। कल हमने पूरा रेलेवेंसी पे खत्म किया। क्या पढ़ा इसमें? हम सोचते हैं कि जो हमारा बीएसए है वो इन तीनों टर्म्स को सेम मानकर चलता है, बट आंसर इज नो। इन तीनों का टर्म सिर्फ टर्म ही नहीं, इनका मीनिंग भी प्रॉपर अलग है। रेलेवेंसी को कभी भी हम एडमिसिबिलिटी नहीं बोलेंगे, और इन दोनों को कभी भी हम रिलायबिलिटी से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों का अलग मतलब है, अलग सेंस है, तो इन तीनों को अलग ही तरीके से पढ़ा जाएगा। जो रेलेवेंसी के सेक्शन है वो एडमिसिबिलिटी के सेक्शन से अलग है। और रिलायबिलिटी की बात रही, रिलायबल मतलब क्या होता है आसान भाषा में, अभी मैंने कल भी नहीं बताया था ये। रिलायबल मतलब क्या होता है? कितना वो ट्रस्ट वर्दी है। मतलब कोर्ट के ऊपर होता है कि जो पार्टीज एविडेंसेस दे रही है कितना भरोसेमंद है वो एविडेंस, वो होता है हमारा रिलायबिलिटी। बट रेलेवेंसी में हमने क्या पढ़ा था? 2 तरह की रेलेवेंसी होती है। एक होती है लॉजिकल रेलेवेंसी, एक होती है रेलेवेंसी। थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा बताती हूँ। देखो मैंने बोला एक होती है लॉजिकल रेलेवेंसी, एक होती है लीगल रेलेवेंसी। लॉजिकल रेलेवेंसी देखो, कभी भी कोई भी घटना, इंसिडेंट, कभी भी कोई घटना होती है ना, वो कभी भी अकेले में नहीं होती, उसका कहीं ना कहीं पीछे कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि सोनू जी ने मेरे थप्पड़ मारा, अब उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, तो हो सकता है उनको सपने तो नहीं आ रहे वो मेरे को जो मार रही है, हो सकता है रात में मैंने उनसे लड़ाई करी हो सकता है मैंने इनको कैसे ना कैसे गुस्सा दिलवाया हो, तभी तो वो मेरे को अगले दिन आकर थप्पड़ मार रही है। तो इसका मतलब कोई भी इंसिडेंट अकेले में नहीं होगा, उसका कोई ना कोई लॉजिकल कनेक्शन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे अभी मैंने बोला ए ने बी को मारा, अब ए ने बी को मारा, इसको सपने तो नहीं आ रहे, हो सकता है बी ने इससे लोन लिया हो, पैसे लिए हो, उधार लिया हो, और बी उसको नहीं चुका पा रहा, तो ए को गुस्सा आया, वो कनेक्शन कहाँ मिला कि लोन नहीं दिया इसलिए मैंने तुझे मार दिया, हमारा लॉजिकल। अब हम देखते हैं लीगल कनेक्ट, लीगल रेलेवेंसी। लीगल रेलेवेंसी क्या होती है? अभी हमने रेलेवेंट समझा क्या होता है।
का मतलब क्या होता है, ऐसा फैक्ट जो रेलेवेंट तो है, माना रेलेवेंट तो है, बट कैसे रेलेवेंट है, लीगल तौर पे रेलेवेंट है, लॉ के तौर पे रेलेवेंट है, तो वो होता है हमारा लीगल रेलेवेंसी। और लीगल रेलेवेंसी हमें लॉ में कहाँ प्रोवाइडेड है, बीएसए में ही हमें सारी लीगल रेलेवेंसी के बारे में दिया हुआ है। कौन से सेक्शंस में, सेक्शन 4 to 50, करेक्ट, जो हमें लीगल रेलेवेंसी के बारे में बताता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरे को तो उसके कमरे में चाकू मिला, जब ए बी को मार रहा था मुझे उसके कमरे में चाकू मिला, पर उसने एक रात पहले तो जहर भी खरीदा था, मतलब उसका जहर से मारने का भी इरादा था, चाकू भी मिला क्योंकि जहर नहीं दे पाया तो उसने चाकू से मार दिया। फिर मैंने एग्जाम्पल इसी में दिया कि जैसे जैसे उसने मारा उसने उस डेड बॉडी को छुपा दिया। तो ये सारे फैक्ट्स रेलेवेंट है अलग अलग सेक्शंस में, हो सकता है। अच्छा ठीक है, एक ये भी, जब ए ने बी को मारा, ए और बी को हमने दोनों को साथ में देखा, तो ये सारे फैक्ट्स हमारे रेलेवेंट होंगे। हो सकता है कोई 5 में रेलेवेंट हो सकता है कोई 6 में रेलेवेंट हो। तो लीगल रेलेवेंसी मतलब क्या होगा, जो भी हमारे फैक्ट्स रेलेवेंट है एज पर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग, और वो कहाँ दे रखा है, सेक्शन 4 से 50 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक बच गया इसमें। ठीक है, ये वाली चीज मैंने बता दी, ऑल लीगली रेलेवेंट फैक्ट इज ऑल्सो अ लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। कल मैंने एक ये लाइन लिखवाई थी कि जितने भी लीगली रेलेवेंट फैक्ट होंगे वो लॉजिकली रेलेवेंट माने जाएंगे। जैसे लीगली रेलेवेंट, जैसे कि उसका था मोटिव, उसने जहर दिया, अब मैंने बोला ये लॉजिकली कनेक्टेड होएगा, कैसे कनेक्टेड होएगा, उसने जहर दिया क्योंकि मिस्टर बी ने मेरे से 1 लाख रुपए ले रखे थे और मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं उसका जो ये मोटिव है कहीं ना कहीं लॉजिकल कनेक्शन ला रहा है बी के अगेंस्ट में, क्योंकि बी उसका पैसा नहीं दे पा रहा था। तो सारे लीगली रेलेवेंट फैक्ट हमेशा लॉजिकली कनेक्टेड होंगे। अगर मानो ये लीगली रेलेवेंट है, अगर उसका कोई लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं है तो वो लीगली रेलेवेंट कभी होगा ही नहीं। मतलब अगर मानो ए बी को मारने गया, डायरेक्ट ए बी को मारने चला गया, अरे भाई जब वो पैसे दे ही रहा है तो तेरे पास तो कोई मोटिव ही नहीं रहेगा मारने का, तू मार क्यों रहा है, क्योंकि वो तुझे बंदा पैसे ही नहीं दे रहा। इस वजह से अपना मोटिव उसने बना लिया कि मैं मतलब ए तो बी को मारेगा ही मारेगा। तो ये हमारे हो गए सारे लीगली रेलेवेंट फैक्ट जो गिवन है सेक्शन 4 to 50 में। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। मैंने बोला ए और बी की लड़ाई हो रखी थी, ए और बी की लड़ाई हो रखी थी। अब अगले दिन क्या हुआ, बी हमें डेड मिला, मरा हुआ मिला। अब इनके बीच में जो लड़ाई थी क्या वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, क्या वो यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा, बताओ। पहले सोनो चीज में ये बताओ फैक्ट इन इशू क्या बनेगा। फैक्ट इन इशू बनेगा कि क्या ए और बी की लड़ाई हुई थी। नहीं, वो तो बी तो मर चुका है। फैक्ट इन इशू हमें क्या चीज डिसाइड करना है, क्वेश्चन प्रिंसिपल फैक्ट क्या आ रहा है, क्या ए ने बी की डेथ की। वेरी गुड, करेक्ट। क्या ये डेथ ए ने करी बी की, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें चाहिए होंगे रेलेवेंट फैक्ट। और रेलेवेंट फैक्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है कि भाई उनकी रात में ही लड़ाई होकर हटी। तो ये रेलेवेंट फैक्ट निकल के आ गया। क्यों निकल के आ गया, क्योंकि ए को कोई मोटिव मिल गया, मोटिव मतलब कोई उद्देश्य मिल गया बी को मारने के लिए। ऐसा तो नहीं है ए को सपने आ रहे और वो मारने चला गया, वो मारने गया क्योंकि उनकी रात में लड़ाई होकर हटी है। तो हमारा फैक्ट इन इशू, क्या उसकी डेथ ए ने कॉज करी, आंसर इज यस। क्यों कॉज करी भाई तुम लोग प्रूव तो करो। ठीक है जज साहब, हम ला देते हैं आपको रेलेवेंट फैक्ट। जज साहब कह रहे हैं हाँ लेकर आओ रेलेवेंट फैक्ट। अब क्या हुआ, जो ए का जो बी का वकील था, जो विक्टिम का वकील था, वो आया, वो कह रहा है देखो जी हमने अभी रिकॉर्डिंग्स निकाली और हमें पता लगा कि इनकी रात में बहुत लड़ाई हुई थी, इनकी व्हाट्सएप चैट्स देखो, सब देखो, जिससे क्लियर हो रहा है ए का मोटिव। तो ये हो गया हमारा रेलेवेंट फैक्ट।
तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू हमारा क्या हो गया, उसका मर्डर, उसकी डेथ। ठीक है, अब जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है ये, एक टर्म है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, एक होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। हमें लगता है ये दोनों वर्ड्स सेम है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे तो बोल रहे हैं फैक्ट को एडमिसिबल करना है, और यहाँ बोल रहे हैं एविडेंसेस को एडमिसिबल करना है। एविडेंस क्या होता है मैं जस्ट अभी बताऊंगी 10 मिनट के अंदर। देखो, अब क्या होता है, जब मेरे को एक फैक्ट इन इशू को प्रूव करना होता है, मैं दो तरह के एविडेंसेस से प्रूव कर सकती हूँ, जो कि है हमारा डायरेक्ट एविडेंसेस या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से मैं प्रूव कर सकती हूँ। और हमने पढ़ा 168 का प्रोवाइसो 1, जो अभी हम दोबारा पढ़कर आए थे। क्या बोलता है, आज हमारी पूरी क्लास 168 प्रोवाइसो 1 और सेक्शन 3 के अराउंड ही घूमे। ठीक है, देखो थोड़ा स्क्रीन नीचे करना, एक सेकेंड। ठीक है, करूं पढ़ाऊं? हाँ जी। ठीक है, अब मैंने बोला एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट और एविडेंसेस ही हम पढ़ेंगे। फैक्ट इन इशू, जब हमारे किसी भी केस में कोई क्वेश्चन अराइज होता है, हमने बोला वो फैक्ट इन इशू है, मतलब कि हमारा क्या है, वो प्रिंसिपल फैक्ट है। प्रिंसिपल फैक्ट मतलब जो मेरा मेन फैक्ट है वो है मेरा फैक्ट इन इशू। अब उस इशू को, उस डेथ को मैं कैसे प्रूव करूंगी, या तो डायरेक्ट एविडेंसेस से, या तो उस ऑफेंस को किसी ने डायरेक्टली देखा है, वरना अगर नहीं देखा तो मैं कैसे प्रूव करूंगी, किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस से। जैसे मेरे को उसके कमरे में चाकू मिला, मेरे को उनकी व्हाट्सएप चैट मिली, तो कैसे ना कैसे सर्कमस्टांसेस से प्रूव करूंगी। ठीक है, समझ गए मैम? हमने बोला कि फैक्ट इन इशू को हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, डायरेक्ट एविडेंसेस से, अगर वो नहीं है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से। ओके, और अभी मैंने बताया कि जो हमारी जजमेंट होगी 168 प्रोवाइसो के अकॉर्डिंग, वो क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर होनी चाहिए जजमेंट, प्लस ड्यूली प्रूव्ड होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारी जजमेंट होगी, कभी भी इररेलेवेंट फैक्ट, बेतुके फैक्ट, तुम कह रहे हो ए बी को मारने गया, उससे पहले ए ना चाय पीकर गया, अरे ये फैक्ट यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, जजमेंट इस पेज पे थोड़ी ना जाएगी, वो चाय पीकर उसको ना एनर्जी आ गई थी, तब वो बी को मारने चला गया, ऐसा नहीं होता। तो ये वाला फैक्ट मेरा क्या हो गया, इररेलेवेंट। तो जब इररेलेवेंट फैक्ट पे तो देंगे ही नहीं, तो कोर्ट हमेशा एग्जामिन करेगी, क्या एग्जामिन करेगी, कौन सा फैक्ट हमारा रेलेवेंट फैक्ट है और कौन सा फैक्ट इररेलेवेंट है। और कोर्ट ये एग्जामिन क्यों करेगी, क्योंकि अगर रेलेवेंट फैक्ट होगा तब तो हम अलाउ कर देंगे, बट अगर वो इररिलेवेंट हुआ तो हम उस पे एविडेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, ने बताया ए ने बी को मारा, अब प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन कौन है, जो विक्टिम का वकील है। हमारा यहाँ विक्टिम कौन है, बी है, ये हमारा विक्टिम है। प्रोसिक्यूशन कौन है, जो विक्टिम का वकील है, जो ये चीज प्रूव करेगा कि जज साहब ए ने ही मेरी पार्टी, मतलब मेरे बंदे को, मतलब बी को मारा है। अब क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे, क्या सच में ए ने ही बी को मारा है, ये हो गया हमारा फैक्ट एंड इशू। और अभी बताया हम कैसे प्रूव करेंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स के थ्रू प्रूव करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये फैक्ट एंड इशू है, ये अभी मैं एक टेबल बताऊंगी ताकि हमें समझ आए एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स क्या है और एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस क्या है। अब ये मेरा फैक्ट एंड इशू है, इसके रेलेवेंट फैक्ट हैं 1 2 3 4 5 और 6, पर ये दोनों फैक्ट मेरे हैं सिंपल फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट ये दोनों नहीं है। ठीक है जी, अब हमने बोला कोर्ट जो है इन पे तो जजमेंट दे ही नहीं सकता, इनको तो निकाल दो बाहर। तो कोर्ट जो है जजमेंट देगा तो सही इन पे, इन चारों पे जजमेंट देगा, मैंने मान लिया, बट मैं 4 प्रूव नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, वो तो हम प्रूव वाली चीज बाद में देखेंगे। तो ये वाले फैक्ट अब कोर्ट क्या कहेगा, सुन भाई तेरे को चाकू मिला ना,
ऐसा कर, मेरे को इसके एविडेंसेस दे। अब कोर्ट यहाँ पे एविडेंसेस एडमिट करेगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, मैंने उन दोनों को लास्ट में साथ में देखा बी के मर्डर होने से ठीक पहले। कोर्ट कहेगा ठीक है भाई, सी ने देखा है ना, ऐसा कर सी को बुला कर ला। तो ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे एविडेंस ले रही हूँ। किस चीज का एविडेंस ले रही हूँ, लास्ट सीन प्रूव करने का। क्योंकि सी ने कहा था कि मैंने ए और बी को लास्ट में बी के मरने से पहले ये दोनों मैंने साथ में देखे थे। तो जज साहब कहेंगे ठीक है भाई, मेरे को लास्ट सीन प्रूव करके दिखाओ, मेरे को उसके एविडेंसेस लाओ। एविडेंसेस कैसे आएंगे, वो बंदा आएगा, वो सी आएगा, वो बताएगा मैंने देखा। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या मैंने बोला कि उसने जाके डेड बॉडी छुपा दी। ये हमारा रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। अब जज साहब कह रहे हैं डेड बॉडी छुपा दी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को लेकर जाओ, बताओ कहाँ छुपाई। ये कहाँ चला जाता है, हमारा डिस्कवरी स्टेटमेंट में, जो हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए जज साहब कहेंगे लाओ भाई एविडेंसेस लाओ। तो ये वाली स्टेज हमारी क्या मानी जाती है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, क्योंकि इस स्टेज पे हमने क्या किया, फैक्ट इन इशू के बाद हमने कई सारे उन्हें जज साहब को रेलेवेंट फैक्ट दिखाए। पर ये वाले फैक्ट्स 1, 2 और 3 सिर्फ मैं यही प्रूव कर पाई, मैं फैक्ट फॉर प्रूव नहीं कर पाई। पर यहाँ पे इसके भी मैंने एविडेंसेस देने की तो कोशिश करी। अब ये वाली स्टेज होएगी मेरी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। यहाँ पे इस स्टेज पे हमने अपने एविडेंस दे दिए हैं, ठीक है। अब जजमेंट किसके ऊपर बेस्ड होएगी, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट 1 से लेकर 3 तक। अब इसका जवाब क्या होगा, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे अब हम डिफरेंट तरह के ये फैक्ट्स जो थे हमारे, ये प्रूव हो चुके हैं। देखो एक वो चीज है, जजमेंट पे जाने के लिए मुझे क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है रेलेवेंट फैक्ट्स। सिर्फ यही नहीं, मेरे को दिखाना है कि ये ड्यूली प्रूव्ड भी हो चुके हैं, ड्यूली प्रूव्ड भी हो चुके हैं। इसका मतलब अगर हम देखें, जजमेंट तक पहुंचने के लिए हमारा फॉर्मूला होना चाहिए रेलेवेंट फैक्ट प्लस जो ड्यूली प्रूव्ड हो चुके हैं, वो हमारी होती है जजमेंट। ठीक है जी, मान लिया। अब हमें देखना है एविडेंसेस की कौन सी स्टेज है और फैक्ट्स की कौन सी स्टेज है, ठीक है। अब वो देख लेते हैं। ये रेलेवेंट फैक्ट 1 था, ये रेलेवेंट फैक्ट 2 था हमारा, ये रेलेवेंट फैक्ट 3 और ये रेलेवेंट फैक्ट 4। जो मैंने अभी 5 और 6 ऊपर बताए वो इररेलेवेंट थे, तो मैं उनको ऐड ही नहीं कर रही यहाँ, ठीक है। अब जज साहब क्या कह रहे हैं, लाओ भाई फैक्ट 1 के एविडेंसेस दो, फैक्ट 2 के मेरे को एविडेंसेस लाओ। वही यहाँ पे हो गया चाकू, यहाँ हो गया लास्ट सीन टुगेदर, यहाँ पे हो गया था डेड बॉडी वाला, और रेलेवेंट फैक्ट 4 कुछ भी ले लो, यहाँ पे उसकी एमएलआर ले लो, जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है वो ले लो, ठीक है। तो ये इसके भी मैंने एविडेंसेस दे दिए, रेलेवेंट फैक्ट 4 के भी मैंने एविडेंसेस दे दिए। तो ये वाली स्टेज हो गई मेरी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। और ध्यान रखना, मैं एविडेंसेस किसके दे सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट के। क्या मैंने यहाँ पे इररेलेवेंट फैक्ट के एविडेंसेस लिए, आंसर इज नो, क्योंकि 5 और 6 जो मैंने ऊपर फैक्ट लिखे थे वो तो जज साहब ने पहले ही कह दिया कि भाई मेरी जजमेंट जो है रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर होता है। तो तेरे 5 और 6 को हटा, इसको मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया कि हम तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। ओके जी। अब हमने बोला ये स्टेज हमारी क्या हो गई, एडमिसिबल हो गए हमारे एविडेंसेस। अब क्या हुआ, देखो फॉर्मूला क्या हो जाता था, रेलेवेंट फैक्ट जो ड्यूली प्रूव हो चुके हैं विल अमाउंट टू जजमेंट। जजमेंट किसके ऊपर बेस होगी, रेलेवेंट फैक्ट जो ड्यूली प्रूव्ड है। लिखा कहाँ है, 168 के प्रोवाइजो नंबर 1 में, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट वाली लाइन हमारी हो गई प्रूव। अब हमें ये वाली चीज दिखानी है, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया नाइफ का, ये सिर्फ रैंडम एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल उठा लिया मैंने समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने बोला था एग्जांपल लास्ट सीन का, ठीक है, एक मिनट हाईलाइट कर दूं, यहाँ लास्ट सीन का मैंने एग्जांपल बोला था, और यहाँ मैंने बताया था डेड बॉडी वाला, यहाँ मैंने बताया था डेड बॉडी वाला एग्जांपल, और ये बता दिया था मैंने रेलेवेंट फैक्ट फॉर एमएलआर के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, जज साहब ने देख लिए, हाँ भाई इसने तो सारे एविडेंसेस ला दिए, ठीक है वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं ठीक है हम तेरा ये रेलेवेंट फैक्ट 1 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं,
तूने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया, वेरी गुड। पार्टी को कह रहा है जज साहब वेरी गुड, आपने प्रूव कर दिया, हमने आपका ये रेलेवेंट फैक्ट ले लिया है, हम इसको कंसीडर करेंगे जजमेंट देते हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर सी आया। मिस्टर सी ने जैसे बोला जी ए ने बी को मारा है, मैं वहीं पे खिड़की पे देख रहा था, तो जज साहब ने इससे क्वेश्चन पूछे तू वहां क्या कर रहा था, मतलब ऐसे करते करते सी का ये वाला स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया कि तो ए और बी लास्ट में साथ में देखे गए हैं। इसका मतलब ये रेलेवेंट फैक्ट 3 पे, रेलेवेंट फैक्ट 3 मैंने बोला था डेड बॉडी। डेड बॉडी में क्या हुआ था, ए ने मारा बी को, तो ए ने बोला जनाब मैंने ना पेड़ के नीचे छुपाई थी, वो उसने बोल दिया झूठ। यहाँ पे अब उसने प्रूफ करने की कोशिश करी उसके वकील ने, बट ये चीज साबित ही नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला जज साहब ने, ना भाई ये तो तुमने गलत कर दिया, ये नहीं तुम्हारा प्रूव हुआ, नॉट प्रूव। अब क्या मैं इसको नीचे लेकर आऊंगी, बताओ सोनू जी, मैं नीचे लाऊंगी इस फैक्ट को? नहीं लाऊंगी, क्योंकि ये एविडेंसेस मैंने, पार्टी ने, वकील ने देने की कोशिश करी, पर तुम तो उसको प्रूव ही नहीं कर पाए। ठीक है, मान लिया रेलेवेंट फैक्ट है, मान लिया डेड बॉडी इज रेलेवेंट फैक्ट, एविडेंसेस दिए हमने, एडमिसिबल कर लिए। कहाँ किए मैडम एडमिसिबल, अरे अभी तो किए, इस स्टेज पे हमने बोला तो कि उसको जाकर देख के आओ पेड़ के नीचे सच में दबाया है कि नहीं दबाया, बट बेटा जी आप तो प्रूव ही नहीं कर पाए। वकील साहब क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहा है आपका बंदा, नहीं कर पाए, हम इसको नीचे नहीं ला रहे इस फैक्ट को। अब ठीक है, फिर आया हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट 4 जो थी एमएलआर। एमएलआर मतलब मेडिकल लीगल रिपोर्ट। ठीक है, इसमें हमने बोला ठीक है इसके एविडेंसेस लाओ। अब इसमें जब हमारे पास एमएलआर आई, हमें पता लगा कि चाकू, क्योंकि चाकू हम प्रूव कर चुके हैं, हमारा रेलेवेंट फैक्ट 1 था कि चाकू से ही बंदे के पेट में इतने, जस्ट वेट स्क्रीन बंद हो गई, ठीक है, कहाँ थे हम, कहाँ थे, हाँ ठीक है, एमएलआर पे मैंने क्या बोला यहाँ पे एमएलआर का, मैंने बताया कि जब एमएलआर रिपोर्ट आई हमें उसमें पता चला कि उस बंदे ने, ए ने बी के पेट में इतने चाकू मारे थे कि वो मारना ही चाह रहा था बी को, तो एमएलआर भी हमारी प्रूव हो गई। तो जैसे ये प्रूव हो गई, जज साहब कह रहे हैं वेरी गुड, ले आओ इस फैक्ट को भी नीचे, ले आए जी नीचे। अब जो मेरी जजमेंट होगी, मैंने पहले क्या फॉर्मूला बताया, रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए, ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए, मैं तभी जजमेंट दूंगा। ठीक है जी, हमने बोला, हमने तो यहाँ पे सब कुछ प्रूव कर दिया, ये तो हमने ये वाला फैक्ट भी प्रूव कर दिया, फैक्ट 2 भी प्रूव कर दिया, फैक्ट 4 भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब जजमेंट इस वाले फैक्ट के ऊपर, इस वाले फैक्ट के ऊपर और इस वाले फैक्ट के ऊपर होगी। ठीक है, अब हमने दो टर्म समझी थी, पढ़ी थी, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। अब देखो, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस मैंने अभी बताया था यहाँ इस वाली स्टेज पे। अब एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट कहाँ है, ये रहा हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ये वाले फैक्ट्स ही तो हम एडमिसिबल कर रहे हैं। अब एडमिसिबल मतलब जज साहब ये वाले फैक्ट्स कंसीडर करेंगे, क्या करने के लिए, अपनी जजमेंट को देने के लिए। समझ आया? थोड़ा बहुत भी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। दीपक जी आपको, दीपक जी क्लास में हो? हाँ जी हाँ जी, यस मैम आ गया। चलो ठीक है, चलो अब हल्का सा दोबारा रिपीट करते हैं, म्यूट कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला दोबारा बताती हूँ। मैंने बोला आज हमने दो टर्म्स देखनी थी, क्या क्या देखनी थी, एक मेरे को देखनी थी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के बारे में, एक हमें समझना था एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट के बारे में। ठीक है,
हमें पता है जो फैक्ट इन इशू है उसको प्रूव करने के लिए हमें कई सारे रेलेवेंट फैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, बट हमारा 168 प्रोवाइजो 1 क्या कहता है कि जी वो रेलेवेंट फैक्ट जो तुम प्रूव कर चुके हो, जजमेंट तो मैं उसी पे दूंगा। कौन कह रहे हैं? जज साहब कह रहे हैं कि भाई रेलेवेंट फैक्ट लाओ पार्टीज, तुम उसको ड्यूली प्रूव करो। तुमने प्रूव कर दिया, जजमेंट देना मेरा काम। ठीक है जी, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, रेलेवेंट फैक्ट प्लस जो ड्यूली प्रूव्ड है, प्लस मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, हमारी जजमेंट उसी पे जाए। ये 168 के प्रोवाइजो 1 में लिखी है, तो देखो हम सिर्फ इसी लाइन को इतना तोड़ रहे हैं, इसी लाइन को समझने के लिए हमें इतने एग्जांपल्स पढ़ने पड़ रहे हैं। देखो अब इसमें मैंने क्या बताया, रेलेवेंट फैक्ट। अब रेलेवेंट फैक्ट हमने कैसे देखे, मैंने बोला चलो लिख लो फैक्ट 6 तो हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वो रेलेवेंट था ही नहीं, ठीक है, या वो कुछ भी कर रहा था, ये हमने कंसीडर ही नहीं किया, तो छोड़ दो। ओके, अब मैंने बोला रेलेवेंट फैक्ट 1 था मेरा चाकू, एग्जांपल के तौर पे। फैक्ट 2 था साथ में देखा किसने, सी ने। फैक्ट 3 था हमारी डेड बॉडी, और 4 था हमारा एमएलआर। अब यहाँ पे क्या है, रेलेवेंट फैक्ट 1 को मुझे प्रूव करना है, तो मैंने दिए एविडेंसेस, पार्टी के वकीलों ने दिए उस चीज को साबित करने के लिए एविडेंसेस। तो हमारी ये स्टेज क्या कहलाएगी, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। ठीक है जी, अब जब एविडेंसेस आ गए, अब क्या काम है वकीलों का, जज साहब कह रहे हैं बेटा जी प्रूफ तो करो, तुम्हें चाकू मिला, कुछ तो होगा, तुमने बरामद किया होगा, वहां पे पड़ा मिला होगा, सीसीटीवी होगा या उसके कपड़ों में मिला होगा, कुछ तो होगा। वो कह रहे हैं वकील साहब जी ठीक है मैं प्रूफ कर देता हूँ। जैसे वो प्रूफ कर दिया, अब जज साहब क्या कह रहे हैं, वेरी गुड, ये वाला फैक्ट ले आओ नीचे, क्योंकि तुम प्रूव कर चुके हो, एविडेंसेस दे चुके हो, मैंने तुम्हारे एविडेंस एडमिसिबल कर लिए हैं, ये फैक्ट ले आओ तुम नीचे, क्योंकि मैं जजमेंट दूंगा इसके बेस पे, क्योंकि तुम उसको प्रूव कर चुके हो। सिमिलरली लास्ट से रेलेवेंट फैक्ट है, कह रहे हैं एविडेंसेस दो, एविडेंसेस दो किस चीज को प्रूव करने के लिए, रेलेवेंट फैक्ट 2 को। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए सी को बुलाया, सी से वेरियस क्वेश्चंस पूछे। जैसे ये क्वेश्चंस पूछे, जज साहब को यकीन हो गया कि हाँ भाई सी तो सच बोल रहा है, ये वाला फैक्ट भी हो गया प्रूव, ले आओ इस फैक्ट को नीचे, रेलेवेंट फैक्ट को। ठीक है, सिमिलरली हमने डेड बॉडी का देखा और एमएलआर का, पर इसमें हमने डेड बॉडी का क्या देखा, ठीक है भाई मान लिया तेरा ये रेलेवेंट फैक्ट है, मान लिया डिस्कवरी स्टेटमेंट तू करवाना चाहता है उस बंदे की, कोई बात नहीं, एविडेंसेस तो ला, तू एविडेंसेस नहीं ला रहा, अच्छा एविडेंसेस ले आया, कोई बात नहीं, तू प्रूफ तो नहीं कर पा रहा। अब प्रूव अगर वो फैक्ट नहीं हुआ तो वो फैक्ट भी नीचे नहीं आएगा, और एमएलआर हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमने बोला हमारी ये वाली स्टेज जो होगी वो कौन सी होगी, एविडेंस यहाँ पे एडमिसिबल हुए। जैसे ये सारे फैक्ट्स हमारे नीचे उतर कर आ गए, वो हो गए हमारे फैक्ट्स की एडमिसिबिलिटी। और ये फैक्ट्स नीचे उतर के क्यों आए, क्योंकि हमें जजमेंट देनी है उन रेलेवेंट फैक्ट्स पे जो हम ड्यूली प्रूव कर चुके हैं, जो हम ड्यूली प्रूव कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आता है मेरा, चलो आंसर बताना, पहले दीपक जी आप बताना, ठीक है। क्वेश्चन है, क्या पहले एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट आएगा या एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस आएंगे, थोड़ा सा सोच के बताना, ट्राई करना, चाहे गलत होए पर ट्राई करो। क्या हमारा जजमेंट देते हुए पहले फैक्ट्स को एडमिसिबल करें कि हम एविडेंसेस को एडमिसिबल करें, बताओ बताओ। पहले दोबारा बोलना, पहले फैक्ट्स को मैम। अच्छा फिर हम एविडेंसेस को करेंगे, चलो ठीक है। सोनू जी आप बताओ, दीपक म्यूट करना। पहले एविडेंस को करेंगे और फिर फैक्ट्स को करेंगे। करेक्ट, आपने दीपक जी पता नहीं फैक्ट्स क्या सोच के बोला, बट मैं बताती हूँ क्यों सोनू ने बिल्कुल सही बताया। देखो टेबल देखो, दोबारा ध्यान से देखना मैंने क्या बताया, ये टेबल समझ आ गई थी। इस टेबल में हमने क्या देखा था, ये देखो ये रे हमारे एविडेंसेस, पहले हम एविडेंस एडमिसिबल करते हैं,
फिर वो जब प्रूव होने लग रहे हैं, ये प्रूव नहीं हुआ, जब ये प्रूव होने लग रहे हैं वो वाले फैक्ट्स हमारे आगे नीचे उतर के यहाँ पे हमने फैक्ट्स को एडमिसिबल किया। और क्यों किया? क्योंकि वो प्रूव हो गए थे और जजमेंट के लिए हमें वो रेलेवेंट फैक्ट्स जो प्रूव हो चुके हैं जजमेंट उनके ऊपर देनी होती है। इसलिए पहले हम एविडेंसेस को एडमिसिबल करते हैं, फिर हम फैक्ट को लाते हैं। ठीक है, वेरी गुड सोनू जी, बिल्कुल सही जवाब। अब ये एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस या एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट मैडम दिया कहाँ हुआ है? देखो, जब हम 168 पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट के बारे में, बट जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा वहां पे एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी की बात की गई है। तो देखो, अगर हम लाइन वाइज सेक्शन पढ़ते तो हम ये टॉपिक कभी नहीं समझ पाते। तभी हमने इंटरलिंक कैसे किया उसको, पहले एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट पढ़ा, फिर हमने एविडेंस पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि इसका सेक्शन कौन सा माना जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आज का टॉपिक इतना ही काफी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, वरना कल, अब देखो हमारी क्लास ऐसे ही चलती है, आपको सोनू जी पता है, जो मैंने समझाया उसी को मैं दोबारा डिक्टेशन में लिखवाऊंगी, एक एक वर्ड लिखवाऊंगी। जैसे अभी मैंने ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा फैक्ट और एविडेंस, इस पे पूरा पूरा हमारा एक पैरा लिखेंगे हम साथ में, मैं यहाँ लिखूंगी और आप अपनी नोटबुक्स में लिखोगे। ये मैं क्यों लिखवाऊंगी? ताकि जो अभी तक मैंने समझाया और जब आप वो लैंग्वेज खुद पढ़ोगे, मैं भी क्लास में पढ़ूंगी दोबारा, बट जब आप दोबारा पढ़ोगे आपको वो समझ आ जाएगा जो भी हम अभी तक समझ कर आए थे। ठीक है, ऐसा करते हैं हम, या तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस पे थोड़ा सा लिखते हैं। बताओ सोनू जी क्या करना है? हम जैसे आपको ठीक लगे। चलो ऐसा करते हैं, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस पे सिर्फ एक पैरा लिखते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक डालो, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, और एविडेंसेस में पहले क्यों लिखवा रही हूँ? हमारी जजमेंट में पहले यही आता है। चलो लिखो, whenever a party proposes, whenever a party proposes to give evidence upon a fact, comma, the court is duty bound, the court is duty bound to examine whether the fact is relevant, to examine whether the fact is relevant as the court is aware that the judgment has to be based upon only relevant fact, and therefore it will be useless to allow evidence upon any irrelevant fact, full stop। इसके आगे का हम कल लिखेंगे, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ एविडेंस का, इस पे है अभी 7-8 लाइनें और। ठीक है, तो दीपक जी हम क्लास में ऐसे ही पढ़ते हैं छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ। आज आप बीच में आए हो ना 5th डे पे, तो जो मैंने पहली 4 क्लासेस में हल्का हल्का ब्रीफ दे दिया, वरना हमने बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के साथ करे थे। बट आज वाले क्लास में भी बिल्कुल नया टॉपिक था, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस और फैक्ट वाला। जो मैंने समझा दिया होता है उसके बाद मैं थोड़ी सी डिक्टेशन देती हूँ। और आज कैमरा ऑफ इसलिए भी था क्योंकि मेरे को ये वीडियो यूट्यूब पे डालनी थी, वरना हमारा दोनों का ही कैमरा ऑन होता है, प्रॉपर डिस्कशन होती है, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर। जैसे मैं बीच बीच में आज क्वेश्चंस पूछ रही थी सोनू जी से, वो इनसे मैं 4-5 दिन से लगातार ही पूछ रही थी।
और ऐसा नहीं है सिर्फ अभी के टाइम पे ही ये क्वेश्चनिंग चलेगी, हमारी रेगुलर क्लासेस में डेली हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और कंडीशन यही होगी कि कैमरा ऑन रहेगा ताकि मैं देख सकूं कि सिर्फ आप पढ़ ही रहे हो, पढ़ने के टाइम पे कुछ और नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे आगे का जो टॉपिक है यही। हाँ बोलो बोलो। स्क्रीन नीचे करना। अच्छा ओके सॉरी। आगे का जो टॉपिक है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पहले 5-6 लाइनें लिखेंगे फिर फैक्ट के बारे में। और हाँ, अगले दिन हम क्लास में पहले वाली क्लासेस का रिवीजन करते हैं। जैसे आज मुझे पता नहीं था आप आओगे, तो आज हमने क्या किया, बाय चांस ही पहले 4 क्लासेस का दोबारा रिवीजन किया, वरना हर दिन हम सिर्फ एक दिन का रिवीजन किया करते, क्योंकि मैंने सोनू जी को ऐसे ही कहा था कि हम हर 5-6 दिन बाद पूरी क्लास का रिवीजन किया करेंगे। कल इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करके थोड़ा सा इसका रह जाएगा, फिर हम ना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे। 3 दिन हम फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, फिर मंडे से रेगुलर क्लासेस। चलो दीपक जी, फिर कल मिलते हैं क्लास में। इट्स ओके। ओके ओके सोनू जी, बाय।